हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस की। ईवीएस की जो थर्ड क्लास की बुक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें सिर्फ कंसाइज फॉर्म में से बनाया गया है ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से बनने वाले हैं, थर्ड क्लास के एनसीईआरटी से, वो सारे आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या और कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स के साथ में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आर फैमिली इज़ आर फर्स्ट स्कूल। जो हमारा परिवार होता है वो हमारा पहला स्कूल होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने परिवार से सीखते हैं। इसीलिए जो हमारा पहला स्कूल होता है वो कौन होता है? हमारा परिवार होता है। और जो हमारी पहली टीचर होती है वो कौन होती है? वो टीचर हमारी होती है हमारी मदर। ठीक है, तो हमारी पहली टीचर हमारी मदर होती हैं और हमारा पहला स्कूल क्या होता है? हमारा घर होता है। यहीं पर मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा परिवार होता है वो दो तरीके के परिवार होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा होता है जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो दो तरह के परिवार होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी होती है हमारी जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? तो न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा और बच्चे, जब सिर्फ दो पीढ़ियां उसमें होती हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा और जितने भी बच्चे होते हैं परिवार के, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। तो वो परिवार जिसमें ये सारे मेंबर एक साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो परिवार जॉइंट फैमिली कहलाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स, बुश और ट्रीज, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या होता है, बुश क्या होता है और ट्री क्या होता है? ट्री जो आप देखते हैं बड़े बड़े से दिखाई पड़ते हैं आपको, जैसे कि नीम का ट्री होता है, तो ये क्या होते हैं? ये ट्री होते हैं। बुशेस की बात करें तो झाड़ियाँ होती हैं। ये जो झाड़ियाँ होती हैं ये बहुत ऊंची नहीं होती हैं और इनमें बहुत नीचे वाले हिस्से से ही इनमें टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बुश कहते हैं। तो जो मेहंदी है वो क्या होती है? एक बुश होती है। इसके अलावा प्लांट्स की अगर बात करें तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ब्रांचेस बहुत ही नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? मुलायम होता है। तो ये पौधे क्या कहलाते हैं? प्लांट्स कहलाते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, मैरीगोल्ड और जैस्मिन। ये दोनों फ्लावर भी होते हैं और ये दोनों प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट कौन सा है, बुश कौन सा है, ट्री कौन सा है। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये कैसे आते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए होते हैं और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो आप कभी कभी हम इनको गलत भी कर देते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट इससे अलग जाने वाला नहीं है। तो ज़रूर से इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर। ठीक है, विष्णु चिंचलकर की हम फोटो देख लेते हैं सबसे पहले। ये हैं हमारे विष्णु चिंचलकर। ठीक है, ये हैं हमारे विष्णु चिंचलकर जी। ये आर्टिस्ट हैं इंदौर एमपी से। ठीक है, ये एमपी से हैं और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सूखी पत्तियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए क्या बनाते हैं? बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाई हैं इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो विष्णु चिंचलकर हैं ये कहाँ से हैं? इंदौर एमपी से हैं। और ये क्या करते हैं? जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनसे क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, टेकिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक इज कॉल्ड रबिंग। रबिंग क्या होता है? हम पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। जिस तरीके से आपको इस पूरे डायग्राम में दिखाई पड़ रहा होगा वो क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी पत्ता ले लेते हैं जिसका हमें प्रिंट चाहिए होता है, उसके ऊपर हम एक ब्लैंक पेपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर से हम क्या करते हैं? किसी भी मोम कलर को या जो भी ऐसा कलर है उसको क्या करते हैं? रब कर देते हैं। रब कर देते हैं तो क्या होता है कि जो पत्ते का प्रिंट होता है वो हमारे
पेपर पे भी छप जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रबिंग। ठीक है, जब हम पत्ते का प्रिंट लेते हैं तो नीचे पत्ता रख देते हैं और ऊपर से उसमें पेपर लगा कर के रब करते हैं। लेकिन जब हम ट्री की ट्रंक का, यानी कि जो पौधा पेड़ होता है, पेड़ के जो तने का हम प्रिंट लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? पौधे की जो जो तना होता है उसके ऊपर पेपर को रखते हैं और फिर उसके ऊपर से हम क्या करते हैं? रब करते हैं किसे? कलर्स को। तो उसका प्रिंट भी हमारे पेपर पे आसानी से छप जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर, इसमें 3 फॉर्म्स बताए गए हैं। पहला ड्यू, स्नो और स्टीम। ड्यू का मतलब जो ओस की बूंदें आप देखते हैं, ये आपको सामने दिखाई पड़ रही है। सर्दी है, अब सर्दियों में भी आपको ओस की बूंदें देखने को आसानी से मिल जाएंगी। तो ये जो ओस की बूंदें हैं, ये क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर है। इसके अलावा स्नो जो होता है, बर्फ़, जो बर्फ़ होती है हमारी, वो भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टीम की, तो स्टीम भी एक फॉर्म ऑफ वाटर है, जो किस स्टेट में है? ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट ऑफ वाटर कितनी होती हैं? वो भी 3 होती हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ वाटर कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात करें तो ईवीएस में की बुक में 3 तरीके के फॉर्म्स की बात की गई है, ड्यू की, स्नो की और स्टीम की। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, रैट हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। ठीक है, जो चूहा होता है हमारा, उसकी जो आंखें होती हैं वो तो वीक होती हैं, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, जो सूंघने की क्षमता होती है उसमें, जो टच करने की, किसी चीज़ को अगर वो छू लेता है, या फिर जो उसके टेस्ट की क्षमता है, ये बहुत ही एक्सेलेंट होती है। एक बार किसी चीज़ की स्मेल अगर उसको मिल गई तो फिर वो उस चीज़ को ढूंढ ही लेता है। तो ये बहुत ही मतलब, जितने भी जानवर हैं उन सब के पास एक सेंस होता है जिससे वो अपनी सारी कमियों को दूर कर लेते हैं। साथ ही जैसे कि अगर हम चूहे को देखें तो चूहे के पास पुअर आईसाइट है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए उसके पास क्या है? एक सेंस ऑफ स्मेल है, टच है और टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें उसको अपने शिकार तक पहुंचने में मदद करती हैं, साथ ही साथ उसको खाना ढूंढने में भी उसकी सहायता करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ऑन 150th बर्थडे ऑफ गांधी जी द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन 2014। ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत अभियान था उसे लॉन्च किया गया था गांधी जी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर। जो कब लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को? तो इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो लोगो है वो क्या है? जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक चश्मा बना हुआ है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है स्वच्छ और एक तरफ लिखा हुआ है भारत, और नीचे जो हमारा स्लोगन है वो लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो या स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू किया गया? तो गांधी जी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, स्टेपो, सेवन टाइल्स और लंगड़ी टांग। ये क्या है? ये एक तरीके के छोटे छोटे गेम हैं। ठीक है, जो कि आस पड़ोस में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको फोटोज़ में दिख रहा होगा। इस तरीके के गेम्स हम सभी लोगों ने बचपन में खेले हुए हैं, तो इन सभी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले में आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपने बहुत सारे गेम खेले हैं। और साथ ही ये जो है, इसमें बॉल्स है जिसमें हम क्या करते थे? छोटी छोटी गिट्टियाँ लगाते थे और फिर उनको बॉल से गिराते थे और फिर भागना होता था। तो इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हम बचपन में खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि जो बुक है वो थर्ड क्लास की है और थर्ड क्लास के बच्चों को समझाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे अच्छा तरीका होता है उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्हें समझाते हैं। तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं ये। बच्चे छोटे पर ऐसे इस टाइप के ही गेम खेलते हैं, तो यही सारी चीज़ें हमें उन्हें समझानी होती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब का मतलब होता है भुट्टा और जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है हमारा क्वेश्चन। इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर दी कि कॉर्न कॉब का मतलब क्या होता है? भुट्टा होता है, और जैगरी का अर्थ होता है गुड़। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये पूछा जा चुका है। स्नेक्स आर ईटन इन हांगकॉन्ग। स्नेक्स जो होते हैं, जो सांप होते हैं, वो कहाँ पर खाए जाते हैं? हांगकॉन्ग में खाए जाते हैं। और इनसे जो डिश बनाई जाती है उस डिश का नाम क्या है? लिंग हू फेन। लिंग हू फेन जो है वो डिश का नाम है, और ये कहाँ खाए जाते हैं? हांगकॉन्ग में खाए जाते हैं। लिंग हू फेन जो है वो किससे बनी हुई डिश है? वो सांप से बनी हुई डिश है। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लिंग हू फेन, हर शिफ्ट में लगभग ये सवाल पूछा गया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल इज ईटेन इन गोवा। ठीक है, कोकोनट में, मछली को कोकोनट के ऑयल में मिला करके खाया जाता है, कोकोनट के ऑयल में फ्राई करके खाया जाता है, कहाँ पर, गोवा में। जबकि मछली को मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो कड़वा तेल होता है हमारा, उसमें मिला, उसमें जो फ्राई करके खाया जाता है, कहाँ पर, कश्मीर में। तो कश्मीर में कैसे किया जाएगा, मस्टर्ड ऑयल में। जबकि गोवा में कैसे किया जाएगा, कोकोनट ऑयल में किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट्स को एकदम से रट लीजिए। इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, या हो सकता है मैचिंग में क्वेश्चंस दे दिया जाए। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसे आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सीड ऑफ ओनियन। जो प्याज होता है, प्याज के जो बीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कलौंजी कहते हैं। प्याज के जो बीज होते हैं वो कलौंजी कहलाते हैं। काले काले बीज होते हैं छोटे से। आप अपनी मम्मी से जा कर के ज़रूर पूछिएगा कि कलौंजी कैसी होती है, या फिर आप इंटरनेट का सहारा भी ले करके देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में रिटेन करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना है, और साथ साथ में ही आपको गूगल का प्रयोग करते हुए इन सभी चीज़ों को देख भी लेना है कि कहाँ पर किस तरीके के फूड इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे ये दिखाई पड़ते हैं। तो आपको हमेशा दिमाग में वो इमेज हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, द फेस इज़ अ मिरर। जो हमारा चेहरा होता है वो मिरर होता है। कोई भी अगर हमारे चेहरे को पढ़ लेता है तो वो हमारे अंदर चीज़ें चलने वाली जो होती हैं उन सब को भी आसानी से समझ सकता है। जो हमारा फेस होता है वो क्या होता है, वो एक मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स थ्रू वेरियस वेज विल डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एबिलिटीज़। ठीक है, तो जो भी हम अपनी फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, जो शो करते हैं या अलग अलग तरीके से लोगों को बताते हैं, तो इससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है। ठीक है, हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव तरीके से बाहर ला सकते हैं। जैसे बचपन में आप सभी ने ये गेम खेला होगा जिसमें क्या होता था, हम मूवीज़ के नाम बिना बोले बताने की कोशिश किया करते थे। मतलब एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था और हम हिंट दिया करते थे कि ये इस मूवी का, मतलब उसके कान में बता दिया कि इस तरीके से, तो वो अब उसको क्या करता था, एक्सप्रेशंस के माध्यम से बताता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं किस चीज़ में, हमारे एक्सप्रेशंस बढ़ाने में, साथ ही साथ क्रिएटिवनेस क्रिएट करने में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम फ्री हों अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, और बच्चा फ्री होता है किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी चीज़ को कैसे भी बताने के लिए। अगर बच्चा कोई चीज़ गलत तरीके से बोल रहा है तो हमें उसे टोकना नहीं होता है, हमें उसको बाद में करेक्ट करना ज़रूरी होता है कि बेटा यहाँ पर आपने गलती की है। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है तब हमें उसे टोकना नहीं होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भाव कहा जाता है, और जो हैंड एक्सप्रेशंस होते हैं उनको मुद्रा कहा जाता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हाथों की पोजीशन है, ये क्या है, ये मुद्राएं कहलाती हैं। जो हाथों से हम लेते हैं, जैसे आप भरतनाट्यम देखा होगा आपने, तो भरतनाट्यम करते हुए जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी हाथों को एक ख़ास पोजीशन पे लेकर जाती हैं और क्या करती हैं, उसको स्टेबल करती हैं कुछ देर के लिए, है ना, रोकती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, ये जो हाथों पर, हाथों से वो जो बनाती हैं वो हमारी मुद्राएं कहलाती हैं। और चेहरे पर जो भी दिखाई पड़ता है उनके, वो भाव होता है। ठीक है, यानी कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो ये क्या है, भाव है जो हमारे मन के अंदर जागृत हुआ है। ठीक है, तो भाव क्या होते हैं, भाव जागृत होते हैं कहाँ पर, फेस में। जो हमारे हैंड्स होते हैं उनके द्वारा जो एक्सप्रेशन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। ठीक है, लुइस ब्रेल जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस से थे, और ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट इन्होंने ही किया था। ठीक है, लुइस ब्रेल जो थे कहाँ से थे, फ्रांस से थे, और फ्रांस के व्यक्ति ने जिनका नाम था लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार
पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। साथ ही साथ लुइस ब्रेल का भी नाम आप याद रखें। जो हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसका इस्तेमाल कौन करता है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं। विजुअली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो आँखों से देख नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कितने डॉट्स होते हैं? तो इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से आप ध्यान रखें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा, ये सारा हमारा किससे रिलेटेड है? ये बर्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है पीकॉक। पीकॉक हेड हैव अ क्रस्ट। जैसे अब पीकॉक को देखेंगे तो पीकॉक के सर पर क्या होता है? एक छोटे छोटे निकले हुए होते हैं जो क्राउन की तरह दिखाई पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। तो इसके हेड पर क्या होता है? क्रेस्ट होता है। और साथ ही साथ पीकॉक क्राई अलाउड बिफोर रेन। और वर्षा से पहले जो मोर होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, विलाप करता है। गांव में ऐसा माना जाता है कि जब मोर रोना स्टार्ट करते तो समझ लो बारिश होने वाली है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। पीकॉक जो होता है उसके सर पर क्या होती है? कलगी होती है। और साथ ही साथ पीकॉक जो होता है बारिश से पहले बहुत तेजी से रोता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा काइट को लेकर के। काइट का मतलब अब क्या होता है? काइट का मतलब होता है चील। ठीक है, चील में क्या इंपॉर्टेंट है? हैव लॉन्ग एंड ग्रूव्ड टेल। ठीक है, तो जो इसकी टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो कैसी होती है? इस तरीके की पूंछ होती है। और इस तरीके से पूरा पक्षी होता है ये। सेल हाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल हाई इन द स्काई, बहुत आसमान में बहुत ऊपर तक ये उड़ सकता है। ठीक है, ईट माइस, और ये क्या खाता है? चूहे खाता है। तो जो काइट होता है यानी कि जो हमारा चील होता है वो क्या करता है? उसकी जो लंबी और ग्रूव्ड टेल होती है, साथ ही साथ वो हवा में बहुत ऊपर तक आसमान में बहुत ऊंचे उड़ता है। साथ ही वो क्या करता है? चूहे भी खाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कोयल। कोयल की क्या है? वॉइस इज स्वीट। कोयल की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? बहुत ही मधुर होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वल्चर, मेकिंग प्लेसेस नीट एंड क्लीन। वल्चर जो है हमारे गिद्ध। गिद्ध क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो भी जानवर या इंसान मर जाता है और अगर वो ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो वल्चर क्या करता है? उसे खा करके ख़त्म कर देता है। और ये क्या करता है? इसका काम है किसी भी सड़े हुए जानवर को खा लेना, जिससे क्या होता है? हमारा जो इन्वायरमेंट हो जाता है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स सीटेट में पूछे गए हैं बार बार, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। ठीक है, जो मैना पक्षी होता है, ठीक है, ये जो मैना है ये क्या करती है? ये जब आगे चलती है तो ये अपनी गर्दन को आगे पीछे कर करके चलती है, यानी झटके के साथ आगे करती है फिर पीछे करती है, आगे करती है पीछे करती है। तो ये क्या होती है? मैना जो है उसमें हमें ध्यान रखना है कि मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउल। आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को लगभग 180 डिग्री से ज़्यादा मोड़ सकता है। यानी कि अगर उल्लू उल्टा बैठा है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसकी गर्दन सीधी है या उल्टी है। ठीक है, तो जो उल्लू होता है वो क्या करता है? अपनी गर्दन को पीछे एक बहुत ज़्यादा दूर तक मोड़ सकता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस। और जो तोता होता है वो कैसा होता है? रट्टू होता है। रट्टू का मतलब हम जो बोलते हैं वो उसे रिपीट करता हुआ चला जाता है, जैसा कि ये आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसको लेकर के? बर्ड्स को लेकर के। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा असम को लेकर के। मोलन विलेज। मोलन विलेज कहाँ पर है? मोलन विलेज है हमारा असम में। ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन हाउसेज आर मेड 10 to 12 फीट अबव ग्राउंड। ठीक है, तो जो हमारे घर होते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो घर बनाए जाते हैं असम में वो 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ग्राउंड से, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। और ये जो घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होते हैं और इसीलिए उनको मजबूती देने के लिए बहुत ही मजबूत जो बैम्बू होता है, बांस होता है, उससे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो घर होता है इसका जो इंटीरियर बनाया जाता है वो भी किससे बना हुआ होता है?
इंटीरियर भी बना होता है वुड से। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मेरा सीटेट में गलत हो गया था, इसलिए मुझे ये आज तक याद है। आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है इस सब चीज़ों को याद, क्योंकि ये जितने पॉइंट इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको पेपर में एज इट इज़ छपे हुए मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से याद कर लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा मनाली को लेकर के। मनाली हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। ठीक है, जो मनाली है वहाँ पर घर किससे बने हुए होते हैं? स्टोन से बने होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्रिक और एक होता है स्टोन। ठीक है, जो ब्रिक और स्टोन होता है दोनों अलग अलग होते हैं। जो ईंट होती है वो हमारी मिट्टी को पका करके बनाई जाती है, जबकि जो स्टोन होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और ये पहले से ही किसी पत्थर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, किसी बड़े पहाड़ का हिस्सा होते हैं। तो जो स्टोन होते हैं वो उससे ये मनाली में घर बनाए जाते हैं, और वुड से भी बनाए जाते हैं, यानी स्टोन और लकड़ी से घर बनाया जाता है बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड स्नोफॉल। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हैवी रेन और स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल की वजह से जब घर बनाए जाएंगे तो कैसे बनाए जाएंगे? इस तरीके के उनकी जो छत होगी वो कैसी होगी? ढालदार होगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा राजस्थान को लेकर के। हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड प्लास्टर्ड विद मड। ठीक है, जो राजस्थान में घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? मिट्टी से बनाए जाते हैं और उनमें प्लास्टर भी मिट्टी से किया जाता है। रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। ठीक है, और जो छतें होती हैं छतों पर क्या कर दिया जाता है? कांटे वाले पौधे होते हैं उनको प्लांट कर दिया जाता है, उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, और अगर वहाँ पर पत्थर के घर बनाए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्माएगा। इसीलिए क्या किया जाता है? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे किसको लेकर के? हमारे घरों को लेकर के। तो असम में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं? जो कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। बैम्बू, जो बांस होता है हमारा, बांस के पिलर पर घर बनाया जाता है। इसका इंटीरियर भी किससे बनाया जाता है? लकड़ी से ही बनाया जाता है। ठीक है, मनाली में जो घर होते हैं वो स्टोन और वुड से मिलकर के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हैवी रेन होती है और स्नोफॉल होता है इस कारण से। और राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हाई टेम्परेचर में मिट्टी के जो घर होते हैं, घर के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, जिसके कारण राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मिट्टी के बनाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हाउस बोट आर कॉल्ड शिकारा फाउंड इन डल लेक। ठीक है, जो डल झील है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो डल झील कहाँ पर है? डल झील है कश्मीर में। ठीक है, साथ में ही डल झील में हमें शिकारा देखने को मिलता है। तो शिकारा क्या होता है? शिकारा नाव होती है, नाव के ऊपर बना होता है घर। ठीक है, नाव के ऊपर एक छोटा सा घर बना होता है जिसे हम शिकारा कहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा, कहवा विद आलमंड एंड कार्डमम इज ड्रिंक ऑफ कश्मीर। ठीक है, कहवा जो है, जो ये आप देख रहे हैं पिक्चर पे, ये क्या है? कहवा है, और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? आलमंड, आलमंड मतलब बादाम, और कार्डमम यानी कि इलायची। ठीक है, तो इलायची और बादाम मिला करके ये कहवा तैयार किया जाता है, और ये कहवा कहाँ पर पिया जाता है? कश्मीर में से पिया जाता है। इसके अलावा डल लेक और चार चिनारी, ये दोनों कहाँ पर हैं? कश्मीर में हैं। डल लेक, अभी हमने बात करी ऊपर कि हम जो डल लेक में हमें क्या देखने को मिलता है? शिकारा मिलता है, और शिकारा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कश्मीर में। तो डल लेक कहाँ होगी? वो भी कहाँ होगी? कश्मीर में। तो डल लेक और चार चिनारी, ठीक है, चार चिनारी ये दोनों कहाँ पर हैं? कश्मीर में हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इग्लू। इग्लू क्या होता है? हाउस ऑफ स्नो। इग्लू जो कि आप फोटो पे देख रहे हैं, ये क्या है? हाउस ऑफ स्नो। इसमें क्या होता है? बर्फ़ का हम घर बनाते हैं, बर्फ़ से छोटी छोटी ईंटें बनाते हैं, उन ईंटों को जोड़ जोड़ के हम घर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स के बारे में। और एक चैप्टर है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी सब्जियों, फ्लावर्स, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें क्या बताया गया है कि आप इनको क्लासीफाई करिए, यानी उनको क्या करिए? वर्गीकृत कीजिए। तो मैंने ये सारी चीज़ों को वर्गीकृत करके सीधे यहाँ पर लिख दिया है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इनको एक एक बार, दो दो बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो लीव्स की अगर बात करें तो पत्तियाँ क्या होती हैं? जो हमारी पालक होती है, और साथ में करी लीव्स होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लावर्स की। तो जो हमारी क्योली फ्लावर होती है, ठीक है, जो कि गोभी होती
होती है, सफ़ेद वाली गोभी जो होती है वो, और फ्लावर्स ऑफ कचनार जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये फ्लावर होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में मैंगो, जैक फ्रूट, बनाना और आंवला, ये क्या है, ये हमारे फ्रूट्स हैं। इसके अलावा एनी अदर पार्ट, जो बाकी के बचे हुए चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो अदर पार्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें जिंजर, अदरक की, तो अदरक क्या है, अदरक एक तना है। ठीक है, स्टेम है ये हमारा। ठीक है, कैरेट की अगर बात करें तो कैरेट हमारी क्या है, तो कैरेट भी हमारी क्या है, जड़ है। फ्रेंच बीन्स की अगर बात करें तो ये क्या है, सीड है। मस्टर्ड क्या है, ये भी सीड है। रेडिश की अगर बात करें, मूली, मूली क्या है, ये भी हमारी एक जड़ है। ग्राम की बात करें जो कि चना होता है, चना क्या होता है, ये भी एक बीज होता है। लोटस स्टेम की अगर बात करें तो लोटस स्टेम क्या होता है, ये एक स्टेम तना होता है। साथ में आलू, आलू भी क्या होती है, एक तना होती है। जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं 6th क्लास में, तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बुक 3rd क्लास की है, तो उसमें सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि क्लासीफाई करना है कि कौन सी चीज़ है जो पत्ते के अंतर्गत आती है, कौन से फ्लावर के अंतर्गत आती है, कौन सी फ्रूट आती है, और इन सब से बच जाती है वो अदर पार्ट्स क्या हैं, उनको आपको अलग अलग करना था। तो मैंने सारी चीज़ों को अलग भी कर दिया है और आपको हर एक चीज़ का बता भी दिया है कि जिंजर क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से एज इट इज़ पूछे गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मैंने इसमें दे दिया है। तो यहाँ तक थे हमारे जितने भी एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे। अब हम बात करते हैं इसी एनसीईआरटी बुक से मैंने कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स निकाले हैं। वो पेडागोजिकल पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसके लिए, ईवीएस की पेडागोजी सॉल्व करते समय। तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने इसके निकाले हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चिल्ड्रन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द चिल्ड्रन टू आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किस चीज़ की, ऑब्जर्व करने की। वो चीज़ों को देखें, समझें। ठीक है, उनको हमें घुमाने ले जाना चाहिए, उनको गार्डन में ले जाना चाहिए, उनको पार्क ले जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उनको प्लेग्राउंड में छोड़ देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने जाएंगे, उसके बाद जब वो ऑब्जर्व करके लौटें, फिर हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये अप्रोच हो जाती है। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पिक्चर रीडिंग डेवलप्स ऑब्जर्वेशन। जब बच्चे क्या करते हैं, जो पिक्चर रीडिंग करते हैं उससे बच्चों में ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिक्चर बुक्स दी जाती हैं, तो उस पिक्चर से वो बच्चे क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं और साथ ही साथ चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप होती है किससे, पिक्चर रीडिंग से। ठीक है, तो हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स दिखानी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्या करने की, ऑब्जर्वेशन करने की। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन एक्टिविटी। तो बच्चों को चीज़ें खुद से करने देना चाहिए। उन्हें कोई भी चीज़, जैसे अगर आपको खिलौना बनाना सिखाना है या हेलीकॉप्टर बनाना सिखाना है, कुछ भी है, तो बच्चों को स्वयं करने दिया जाए। एक बार उनको दिखाया जाए और बच्चों को बोल दिया जाए कि अब तुम्हें खुद करना है। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं छोटी क्लासेस में, क्योंकि बच्चे अपने मन से चीज़ों को करते हैं और इससे उनमें अपने काम को खुद करने की जिज्ञासा जागृत होती है। साथ ही साथ क्या होता है, बच्चे अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें देखने को मिला हमें वो क्या था, फेचिंग वाटर वॉज कंसिडर्ड एज अ जेंडर रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, जो पानी लाना माना जाता है, पानी भर के लाना, जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा कि जो पानी भरते हुए आपने अक्सर महिलाओं को देखा होगा, तो ये क्या माना जाता है कि पानी भरना किसका काम है, महिलाओं का काम है, ये ऐसा मान लिया गया। और यही क्या है, हमारा जेंडर रोल है। एक ऐसा रोल जो समाज ने किसको दे दिया, या तो किसी औरत को दे दिया या किसी आदमी को दे दिया, वही उसका जेंडर रोल बन जाता है। पानी भरना एक जेंडर रोल बन गया किसके लिए, विमेन के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स थ्रू वेरियस वेज विल डेवलप क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटीज। तो हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना,
ठीक है। जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कई तरीकों से, अलग-अलग तरीकों से, कभी बोल करके, कभी इशारे करके, ठीक है, कभी बिना बोले, इस तरीके से जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, एक्सप्रेशन एबिलिटीज़, ठीक है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, साथ ही साथ क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ rapport विथ चिल्ड्रन एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन एक्सप्रेस themselves freely and their views are heard with tolerance। सबसे पहले हमें एक बच्चों से इस तरीके का व्यवहार डेवलप करना चाहिए जिससे क्या हो, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाए बिल्कुल उन बच्चों के सामने, या बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए ताकि बच्चे अपनी कोई भी बात हो आसानी से आकर के आपको बता सकें, आपकी बात भी सुने, और साथ ही साथ बच्चों में टॉलरेंस डेवलप हो। यानी जैसे नहीं होता है कि अगर हम कोई बात किसी को बताते हैं तो वो एकदम से झगड़ा करने लगता है, तो ऐसा ना हो, बच्चे आपकी बात ध्यान से सुने। इतना खुला माहौल होना चाहिए, इतना मतलब एनवायरनमेंट इतना फ्री होना चाहिए कि बच्चा कोई भी बात हो आसानी से आप तक बता सके, आपको अपनी बात को समझा सके, और वो किसी भी भाषा का प्रयोग करे, आपको बच्चे को रोकना नहीं है। बच्चा अपनी बात कैसे भी बता सकता है, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपको क्या करना है, उसको उस चीज़ के लिए बताना है बाद में, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने से नहीं रोकना है। वो जैसे चाहे अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो बस यही थी थर्ड क्लास की पूरी एनसीईआरटी ईवीएस की, जिसमें आपको पूरा निचोड़ मैंने एक जगह पर दे दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। इसी तरीके से आपको फोर्थ क्लास की और फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटीज़ भी मिल जाएंगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने सिक्स क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट करके डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जा कर के देख लें। साथ साथ हमारी क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसलिए ये जो आपकी प्रैक्टिस वीडियोस हैं क्वेश्चंस की, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लें, आपको सारी पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी।